अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे पॉन्जी स्कीम की। चार्ल्स पॉन्जी बदनाम ज़माना इन्वेस्टमेंट स्कीम पॉन्जी स्कीम का बानी था जो 1920 के स्टार्ट में शुरू हुई। चार्ल्स पॉन्जी ने ये स्कीम किस तरह मुतारिफ़ करवाई और इसका तरीका वारदात क्या था, हम आगे चलकर इस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉन्जी स्कीम होती क्या है। फ्रॉड पर कायम इन्वेस्टमेंट स्कीम को पॉन्जी स्कीम कहते हैं, जिसमें इन्वेस्टर सरमायाकारों को बहुत कम या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बदले बहुत ज़्यादा मुनाफा देने का वादा करते हैं, क्योंकि इतना मुनाफा कोई भी बैंक या मालियाती इदारा नहीं दे रहा होता। इस स्कीम में लीगल कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय सरमायाकारों को रिटर्न देने के लिए नए सरमायाकारों की रकम इस्तेमाल की जाती है। पॉन्जी स्कीम आमतौर पर इस वक्त ख़त्म हो जाती है जब इन्वेस्टर पहले आने वाले सरमायाकारों को रिटर्न की अदायगी जारी रखने के लिए नए सरमायाकारों को राग़िब करने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि ये स्कीम ज़िंदा रहने के लिए न्यू इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पर बेस करती है, जिसे आप चेन सिस्टम भी कहते हैं। और जब नए सरमायाकारों की आमद कम हो जाती है तो ये स्कीम गैर जानिबदार हो जाती है और धोखाधड़ी का पर्दा फाश हो जाता है, जिसके नतीजे में सरमायाकार अपना पैसा खो बैठते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जिस रिटर्न का वादा किया होता है इसके पीछे कोई जायज़ मुनाफा या सरमायाकारी तो होती नहीं है। अब हम बात करते हैं चार्ल्स पॉन्जी और इसकी स्कीम के बारे में। चार्ल्स पॉन्जी ने 1920 में इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके ये पॉन्जी स्कीम मुतारिफ़ करवाई। अब ये इंटरनेशनल कूपन क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने किसी को ख़त के बदले रिप्लाई भेजना है और ये ख़त अमूमी तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाते हैं। अगर आपको किसी ख़त का जवाब देना है तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो रिप्लाई कूपन को ख़त के ऊपर पेश कर दें और इसे पोस्ट कर दें। इस तरह ये ख़त फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे फ़र्द के पास चला जाएगा। चार्ल्स पॉन्जी इन कूपन के बारे में रिसर्च करता है। वो ये देखता है कि इन कूपन की प्राइस इटली में बहुत कम है और अमेरिका में बहुत ज़्यादा। फिर इसने प्लान किया क्यों ना ये कूपन इटली से ख़रीद कर अमेरिका में बेच दिया जाए और इससे जो भी सेविंग होगी वो इसका प्रॉफिट होगा। लेकिन चार्ल्स पॉन्जी को कारोबार शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन इसके पास एक रुपया भी नहीं था। बैंक ने भी इसे कर्ज देने से इनकार कर दिया। फिर चार्ल्स पॉन्जी ने फ़ैसला किया कि क्यों ना ये पैसा आवाम से इकट्ठा किया जाए और इन्वेस्ट कर दिया जाए, और इसके अगेंस्ट जो भी रिटर्न आएगा इसमें से एक ख़ास अमाउंट इन्वेस्टर को दे देगा। और फिर नाजरीन, वो वक्त आ गया जब चार्ल्स पॉन्जी ने 1920 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी खोली और इसने कहा कि जो भी इस कारोबार में इन्वेस्ट करेगा इससे 45 दिन के अंदर 50% रिटर्न देगा और 90 दिन के अंदर 100% रिटर्न मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है तो 90 दिन बाद आपको 1 लाख रुपया देगा। चार्ल्स पॉन्जी ने सिर्फ 2 महीनों में $25,000 और 6 महीनों में $25 लाख इकट्ठे कर लिए थे। और फिर ऐसा हुआ कि इन्हें डेली बेसिस पर $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हो गई। लोगों का एतमाद इन पर इसलिए कायम था, ये साथ साथ लोगों को रिटर्न भी दे रहे थे और लोगों ने अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका की पुलिस और सरकारी मुलाजमीन ने भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बूस्टन पुलिस फोर्स के तकरीबन 75% मुलाजमीन ने इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अब लोगों का ये ख्याल था कि कॉरपोरेशन इंटरनेशनल कूपन का कारोबार कर रही है। वो इंटरनेशनल कूपन का कारोबार तो कर रही थी ताकि लोगों का ट्रस्ट इन पर बहाल रहे, लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट इन्हें मिल रही थी इतनी मालियत के कूपन ख़रीदे नहीं जा रहे थे। चार्ल्स पॉन्जी का लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया था। इन लोगों ने महंगी महंगी गाड़ियाँ और बंगले ख़रीदना शुरू कर दिए और मुख्तलिफ़ ममालिक में बैंक अकाउंट भी ओपन कर लिए थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि इनका पैसा और सेविंग सेव है और ये डूबने वाला नहीं है। और फिर इसके कुछ दिनों बाद दी बूस्टन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपता है जिसमें कहा जाता है ये स्कीम ठीक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर लोगों ने इस पॉन्जी स्कीम में मज़ीद इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। लेकिन फिर इसके बाद एक और आर्टिकल छपता है जो छापता है बैरन, जो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट था। इसका कहना था कि इस बात में कोई शक नहीं कि कॉरपोरेशन लोगों को रिटर्न दे रही है, लेकिन कॉरपोरेशन एक्चुअल में कूपन ख़रीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी को मिल रही है इस लिहाज से 160 मिलियन कूपन सर्कुलेट होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 27,000 कूपन सर्कुलेशन में है। इसको बाद में US पोस्ट ऑफिस से भी कंफर्म किया गया। इन्होंने भी
आज तक इस कंपनी से बल्क में कूपन नहीं खरीदे थे। जो ही ये आर्टिकल छपा, लोगों ने पढ़ा, लोगों ने एक बार फिर इन्वेस्टमेंट की वापसी की डिमांड शुरू कर दी। चार्ल्स पोंजी ने $20 मिलियन लोगों को वापस लौटा दिए और लोगों को इत्मीनान दिलाया कि हमारी जो कंपनी है वो लीगल कारोबार कर रही है, आपके पैसे सेव है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई रकम वापस मिल जाएगी। और फिर हुकूमत भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गई। हुकूमत ने भी इस स्कीम पर ऑडिटर अपॉइंट कर दिया ताकि इस स्कीम की शफाफियत के बारे में लोगों को आगाह किया जा सके। और फिर ये बात सामने आती है कि कंपनी कूपन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, बल्कि एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को दिया जा रहा है और लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। जब इन्वेस्टर को इस हकीकत का इल्म होता है तो वो पोंजी स्कीम के ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप जानते थे कि चार्ल्स पोंजी ने अपना बहुत सारा पैसा मुख्तलिफ ममालिक के बैंक्स में रखा हुआ था। बहुत से बैंक्स तो कोलैप्स कर गए क्योंकि इनके पास वापस देने के लिए इतना पैसा ही नहीं था। इसके बाद चार्ल्स पोंजी को जेल में डाल दिया गया और इनके पास जितने भी एसेट थे उसे सेल करके रिकवरी की गई। इन्वेस्टर की सिर्फ 30% रिकवरी हुई। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया था, उसे सिर्फ 30,000 वापस मिला। इस स्कीम के नतीजे में कई बैंक कोलैप्स कर गए और लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई।